बहन आपस में लड़ बैठते हैं क्योंकि ये तय नहीं कर पाते हैं कि किसका हिस्सा कैसे है, किसको कितना मिलेगा। तो आज इन्हीं सब पर एक क्लैरिटी लेते हैं और समझते हैं कि आपको जब प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और इसके भविष्य में आगे जाकर परिवार में कोई विवाद ना हो, आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। साथ में एक जो सवाल उठता है कई बार कि अगर बिना बंटवारे के ही घर का कोई सदस्य अपना हिस्सा बेच दे तो क्या करें। तो इन तमाम सवालों पर आज हमें सलाह देने के लिए जुड़ रहे हैं एडवोकेट सचिन कुमार सिसोदिया जी। नमस्ते सिसोदिया जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है कोई भी जब खरीदता है, एक तो महंगी परचेज है, उसके बाद वो आगे उसके बाद उस अपने परिवार को वो देता है। तो ऐसे में एक परिवार के मुखिया को कौन कौन से वो कदम है जो उठाने चाहिए ताकि भविष्य में जब इस प्रॉपर्टी को वो आगे दे, अपने परिवार को दे, तो कोई तकरार ना हो। देखिए, सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मेरे नाम पर ही है, तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो आप जो आजकल वसीयत हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चल रहे हैं, तो आप वसीयत रजिस्टर्ड करा सकते हैं एक पर्टिकुलर मेंबर के नेम पे, जिससे कि मतलब फ्यूचर में किसी मतलब कोई भी सदस्य आपस में मतभेद ना हो। दूसरा, एक अभी करीबन 2 महीने पहले ही राज्य सरकार, यूपी गवर्नमेंट एक नया प्रावधान लाई है गिफ्ट डीड के अंदर, कि आप जो है मात्र 5,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप किसी भी सदस्य को, अपने प्रिय को, जो भी परिवार का सदस्य है, उसको आप अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें केवल इतना है कि जो भी वैल्यूएशन बनेगी प्रॉपर्टी की, उसका 1% की रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रही है राज्य सरकार, और 5,000 रुपए का स्टैम्प पेपर आपको देना पड़ता है। और वो एक परमानेंट, एक सेम टाइम जो इसका जो रेमेडी कह लीजिए, जो कि भविष्य में उसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सेम टाइम ट्रांसफर कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तुरंत दूसरे को दे रहे हैं और अपने सामने दे रहे हैं। वसीयत में तो फिर भी एक बार क्या होता है कि भविष्य में वाद विवाद पैदा हो जाते हैं, क्लेम, आदमी कोर्ट जाता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। तो सबसे बढ़िया जो आज की डेट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, योगी जी आदित्यनाथ जी ने, कि भाई स्टैम्प ड्यूटी कम से कम लगे और एक सुनिश्चित किया जाए कि भाई कम पैसे में और एक अच्छा जो मतलब किसी भी सदस्य, कोई पारिवारिक सदस्य है, उसको जो है उस भाई हो या मदर फादर कोई भी देना चाहे अपनी प्रॉपर्टी का, तो वो कम से कम पैसे में और कम मतलब आसानी से हो जाए। बिल्कुल, यानी कि और भविष्य आगे का सक्सेशन का क्या प्लान है, आप किसको देना चाहते हैं, एक क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। या तो वसीयत के जरिए हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो एक खास नियम है उसके बारे में अभी वकील साहब ने बताया है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है। वसीयत क्या है? वसीयत तो आप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्टेट में रहते हुए कर सकते हैं। लेकिन अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है परिवार से संबंधित कि लोग अब कोर्ट में जाके अननेसेसरी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। फिर आपको उन चीजों को आगे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसे क्लियर करते रहेंगे। और उसमें कई बार क्या होता है कि चैलेंज होने से कोर्ट उसे मानती भी नहीं है, तो ऐसा है। लेकिन जो अब नया, जो मैं कह रहा हूँ, जो अब गिफ्ट डीड का जो प्रोविजन लाए हैं, और बहुत कम, सिर्फ 5,000 रुपए का स्टैंप पेपर आपको पे करना है। लेकिन ये तो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा ये गिफ्ट डीड वाला। हमारे निकटवर्ती जो राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, आपका हरियाणा में है, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट मात्र 100 रुपए स्टैम्प पेपर ले रही है गिफ्ट डीड में। हालांकि 5,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में मात्र 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर आपसे लिया जाता है और आप इजीली दूसरे को, अपने परिवार में किसी को भी दे सकते हैं। और साथ के साथ अपना जो है भविष्य में विवाद खत्म हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। सचिन जी, एक और बात समझना चाहूंगी कि अगर बिना सूचित किए और बिना बंटवारे के घर का कोई सदस्य अपना हिस्सा बेच दे तो फिर क्या करें? प्रॉपर्टी का कानूनी बंटवारा कराने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, अगर कोई परिवार में कोई भी सदस्य है और उसका उसमें स्वामित्व है, कोई भी अचल संपत्ति है उसमें, अगर उसका स्वामित्व है, तो उसको पहली बात तो पूरा अधिकार है कि वो अपने जो आगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच सकता है। कोई इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले किसी को सूचित किया जाए
कि भाई मैं आप अपना जो हिस्सा है वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा हूँ। तो इस तरीके का हमारे यहाँ कोई प्रावधान ऐसा है नहीं कि आप पहले किसी को एक इंफॉर्मेशन या एक लीगल कोई नोटिस आप दें कि भाई अब मैं जो अपने हिस्से को ये बेच रहा हूँ, अगर किसी को वाद या विवाद हो तो मुझे मुझसे मिलें या जैसे भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा स्वामित्व है तो मुझे पूरा 100% राइट है उसे शेयर करने का। हो सकता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही ना हो सकता है परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए कि भाई ये ना बेच पाए, बहुत सारी चीजें हैं, आपसी मतभेद होते हैं। तो वो जबरदस्त तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। अगर आपके एक लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास और आप उस डॉक्यूमेंट से आपका लग रहा है कि आप इसमें ऑनरशिप रखते हैं, तो आपको कहीं भी किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। आप जी अपना शेयर दे सकते जी। हैं प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं है। आपने अभी गिफ्ट डीड की बात की थी सचिन जी, उसमें एक क्लैरिटी मुझे ये बताइए कि अगर कोई ये गिफ्ट डीड बना करके अपने प्रॉपर्टी को किसी और को देना चाहते हैं, मतलब अपने किसी उत्तराधिकारी के नाम करना चाहते हैं, तो क्या मल्टीपल लोगों के नाम कर सकते हैं? अगर दो बेटी एक बेटा है तो तीनों के नाम वो कर सकते हैं, या एक ही उत्तराधिकारी चुनना होगा? वो गिफ्ट डीड में मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं? मैम उस गिफ्ट के अंदर मल्टीपल ऑनर नहीं होगा। उस गिफ्ट जो भी लैंड है या जो भी फ्लैट है या कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑनर होने चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर तीनों लोगों के नाम, मान के चलो 3 लोग है ABC, अगर आप चाहते तीनों लोगों का इसमें ऑनरशिप रहे मेरी मृत्यु के बाद या आगे लाइफ में, तो उसके लिए पर्टिकुलर 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। अच्छा, तीनों का अलग से अलग अलग। तो ये है ठीक आप है। मतलब में, और उसमें क्या है, कल को आप भविष्य में कोई लोन लेते हैं, होम लोन आजकल लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें फाइनेंशियली आती हैं, तो उसमें चेन प्रॉपर होगी और इजीली आपका लोन भी होगा, सारी चीजें। ठीक है। अक्सर पुश्तैनी प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि 2-3 हिस्सेदार होते हैं, जैसे ABC आपने बोला, ABC हैं, 3 हिस्सेदार हैं, उसमें से अगर एक की मृत्यु हो जाए और उसने अपनी वसीयत नहीं की हो, तो उसके और उसके वारिस भी ना हो, तो उस स्थिति में फिर क्या होता है? देखिए, अगर हमारी कोई पुश्तैनी संपत्ति है और चली आ रही है और अब हमें मालूम है मैंने मेरे जीते जी मैंने कोई वसीयत नहीं किया और कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और पीछे कोई वारिस नहीं है कोई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम पूरा एक फैमिली चार्ट पीछे पूरा पुश्तैनी एक बनाते हैं, जो एक सिविल कोर्ट जो है कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो सिविल जज भी जो है पूरा वो चार्ट मांगता है आपका कि भाई ये प्रॉपर आपके परिवार में सदस्य कौन कौन है, कहाँ से आपका मतलब स्टार्टिंग है। तो जो भी अगर फैमिली में भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो आपका आगे फिर ये देखा जाता है कि कोई आपके अंकल वगैरह हैं या कोई है, तो उसको मतलब वो प्रॉपर्टी उस मतलब कोर्ट के थ्रू वो उनको ऑनरशिप दे दी जाती है। और अगर वो भी कुछ नहीं है तो आपको ये जो जो संपत्ति है आपकी वो राज्य सरकार में निहित हो जाती है, राज्य सरकार का उसमें अधिकार हो जाता है जी, अगर उसका कोई वारिस नहीं है। ठीक है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में सचिन जी कई बार धोखाधड़ी होती है, ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदते समय आप क्या कहते हैं, किन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, किन दस्तावेजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए? अगर कुछ आप हमें पॉइंटर्स में बता दें, वो कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले जो भी मूल दस्तावेज हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप कोई भी लेने जा रहे हैं, अगर आप मान के चलिए कोई फ्लैट के लिए ही जा रहे हैं कोई खरीदने, सबसे पहले पूरा प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने की जरूरत होती है कि आपकी ये लैंड कहाँ से स्टार्ट हुई है, किन किन लोगों ने परचेज किया है, और अब जो बिल्डर है उसने उसका एनओसीज प्रॉपर ली है। जो भी एनओसीज होती हैं आपका मान के चलिए जो भी अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल देती हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का, हेलो, वो सारी चीजें क्या है वो सब क्लियर होना चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल फाइल एक बार चेक करना चाहिए। कहीं अगर आप पर ओरिजिनल फाइल में कहीं कुछ लग रहा है, आप सर्च रिपोर्ट जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं पे भी यूपी के अंदर
सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सर्च रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। वहाँ प्रॉपर आपका लिख के आएगा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं कोई मतलब लोन या इस तरीके से नहीं है। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हैं, उसे ट्रू कॉपी भी बोला जाता है। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की आप जो संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां से ले सकते हैं, और अपनी कहीं ना कहीं जो भी आपका दिमाग में है कि भाई कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं है या कोई गलत आगे भविष्य में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती है। जो है आप जो बिल्डर से संबंधित हैं वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। राइट तो लैंड के ओनरशिप से जुड़े जो भी रजिस्ट्री के से जुड़े पेपर्स हैं उनको आपको एक बार चेक और हासिल जरूर कर लेना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपीज निकलती है। ओके। वो आप निकल, और एक सर्च रिपोर्ट 12 साल बोला जाता है, 12 साल 13 साल।